नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया के बारे में। ये एक अर्थशास्त्र का बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे अच्छी तरीका से समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आर्थिक क्रिया को समझने से पहले हम क्रिया के बारे में समझ लेते हैं कि क्रिया होती क्या है। तो हम दैनिक जीवन में जो कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का अर्थ होता है काम करना। तो आप बैठे हो, सोए हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, ये सभी काम के ही अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जानते हैं कि क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह आर्थिक क्रिया और दूसरा है गैर आर्थिक क्रिया। तो सबसे पहले हम गैर आर्थिक क्रिया के बारे में विचार करते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो गैर आर्थिक क्रिया है, इस गैर आर्थिक क्रिया को हम जो है गौण क्रियाएं भी कहते हैं और इसके अंतर्गत वो सारे क्रियाएं आती हैं जो भी हम काम करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का हमें इनकम या आय नहीं होता है, ठीक है। और यह इसमें होता है क्या है कि हम ये सेवा के मकसद से करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ पे पिक्चर में देख ही रहे हैं कि बच्चे का जो लालन पालन जो माता पिता के द्वारा किया जाता है, ये उनका एक कर्तव्य होता है, ठीक है। ये वो आय कमाने के कोई मकसद से नहीं करते हैं। तो माता पिता का जो सेवा है, ठीक है, ये हमारा किस में आ जाती है, गैर आर्थिक क्रिया में आ जाती है। हम कभी क्या करते हैं ना, इंटरटेन करने के लिए कभी कभी टीवी देख लेते हैं या फिर दोस्तों से बातें कर लेते हैं, ठीक है, चैट करते हैं या फिर फेसबुक वगैरह या व्हाट्सएप चला लेते हैं। तो इससे हमें किसी भी प्रकार का इनकम नहीं होता है, किसी भी प्रकार की आय नहीं होती है। तो इस कारण से इसे हम लोग गैर आर्थिक क्रियाएं कहती है। सीधा सा जवाब है कि गैर आर्थिक क्रिया वो आर्थिक क्रिया होती है जिससे हमें आय की प्राप्ति नहीं होती है। चलिए बात करते हैं आर्थिक क्रिया के बारे में। आर्थिक क्रिया आप यहाँ देख ही रहे हैं कि जो आर्थिक क्रिया होती है वो आय से संबंधित होती है, इनकम से संबंधित होती है। हम बहुत सारे काम ऐसा करते हैं जिससे हमें इनकम हो, पैसे की कमाई हो, तो वो सभी क्रियाएं जो होगी हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग कहीं पे काम कर रहे हैं वेतन के लिए या फिर एक दुकानदार सामान बेच रहा है, उससे वो कुछ पैसे कमाएगा। एक किसान जो है वो कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, ताकि उससे वो खुद भी खाएगा और बेच करके उसे पैसा भी कमाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। यानी आर्थिक क्रिया हम लोग बोल सकते हैं कि वो सारी क्रियाएं जिससे आय का सृजन होती है, ठीक है, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सभी आर्थिक क्रिया आय का सृजन नहीं करती है। उपभोग जो होती है वो भी एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन उपभोग से हमें किसी भी प्रकार का आय या इनकम नहीं होता है। तो उपभोग जब भी हम किसी वस्तु का या सेवा का करते हैं तो उसके बदले हमें उसका भुगतान करना होता है, लेकिन फिर भी उपभोग जो है वो एक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। चलिए इसे हम और विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जिससे आय का सृजन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिससे आय का सृजन होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थात आय का सृजन करने वाली सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती है। हम जो भी काम करते हैं अगर उससे हमें किसी ना किसी प्रकार का कोई लाभ हो रहा है, इनकम हो रहा है, आय हो रही हो, आय कमा पा रहे हैं उससे हम, तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहेंगे। लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती है, जैसे उपभोग। तो उपभोग भी एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन इससे आय का सृजन नहीं होता, बल्कि इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। तो यही एक अपवाद है दोस्तों कि आर्थिक क्रिया जो है, उपभोग जो है वो आय का सृजन नहीं करती है, लेकिन फिर भी इसे हम आर्थिक क्रिया के अंतर्गत ही रखते हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे और भी विस्तार से जानें। आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार हैं? अब हम आर्थिक क्रिया के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आर्थिक क्रिया है, सबसे पहले आता है निवेश, फिर उत्पादन, फिर विनिमय और फिर उपभोग। ये चार आर्थिक क्रियाएं हैं। वैसे तो
हमारे आय का सृजन करने वाले बहुत सारे ऐसे हम काम करते हैं, लेकिन वो सारे काम इन्हीं चारों में से किसी एक के अंतर्गत आती है। चलिए आगे जानते हैं। तो दोस्तों चलिए उत्पादन को उत्पादन की आर्थिक क्रिया को जानने से पहले कुछ बातों पे गौर करते हैं। हम जो भी उत्पादन करते हैं वो दो प्रकार की होती है, या तो हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या तो सेवाओं का। दोनों में भिन्नता क्या होती है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसके माध्यम से आप और भी अच्छी तरीका से इसे समझ पाए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पे जो भी उत्पादन करते हैं, ठीक है, वो या तो वस्तुओं का कर रहे हैं या तो सेवाओं का कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इस कृषि कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस महिला को आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे या तो फल सब्जी एक वस्तु के रूप में किसी ना किसी वस्तु का क्या करेगी, वो उत्पादन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर क्या रही है, वस्तु का उत्पादन कर रही है। यहाँ पे आप इस बढ़ई को देख रहे हैं, कारपेंटर को देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे लकड़ी को काट करके कुछ सामान बना रहा है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे भी हम देखें कि ये किसी ना किसी वस्तु का निर्माण किया। दोस्तों हम लोगों ने कभी ना कभी कॉल सेंटर में एक बार कॉल जरूर किया होगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, बैंकिंग का हो सकता है, नेटवर्किंग का हो सकता है। ठीक है, तो उन लोगों को भी वहां पे काम करने के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, लेकिन क्यों, क्या ये हमें कोई वस्तु देते हैं? जी नहीं, ये सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब भी हम देखते हैं कि स्कूल में कोई शिक्षक या शिक्षिका पढ़ा रही हो, उसके लिए उसके वेतन मिलता है। क्या हम लोग स्कूल जब जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां से कोई सामान लेकर के आते हैं, या फिर ये शिक्षक या शिक्षिका जो है क्या वो स्कूल में गवर्नमेंट को कोई सामान उत्पादित करके दे रहे हैं? जी नहीं, ये क्या कर रहे हैं, तो सेवा दे रहे हैं जिसके लिए वो पैसा ले रहे हैं, यानी ये सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। मजदूरों को हम लोगों ने देखा होगा काम करते हुए, काम करने के बाद वो क्या करते हैं, तो बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं जिनका कोई उत्पादन यानी वस्तुओं में दिखाई नहीं देता उनके काम करने के बाद। मान लीजिए महिला भी झाड़ू लगा रही है, तो झाड़ू लगाने के बाद ये पैसा लेगी, लेकिन जब हम वहां देखेंगे कि क्या उसने कुछ उत्पादन करके हमें दिया, क्या कोई वस्तु दिया, तो ऐसा कोई वस्तु नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेवा का उत्पादन कर रही है। उसी प्रकार आप यहाँ दुकान में देखते हैं, दुकान में हम जब भी जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक दुकानदार सामान का सेल कर रहा है। ठीक है, ये दुकानदार ये भी यहाँ पे सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। सेवा का उत्पादन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सामान बेच रहे हैं इसका उत्पादन पहले से ही किसी ना किसी ने कर चुका है, तो यहाँ पे ये सामान जो है ला करके सिर्फ बेच रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए ये सेवा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पुलिस का सेवा देख लेते हैं या डॉक्टर का सेवा देख लेते हैं, ये तो गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का कोई वस्तु उत्पादन करके नहीं देते, फिर भी इन लोग को वेतन मिलता है। क्यों मिल रहा है, ये भी सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ पे आप इस कुम्हार को देख रहे हैं, ठीक है, पोर्टर को देख रहे हैं, ये काम क्या कर रहा है, तो एक वस्तु का उत्पादन कर रहा है, जो कंप्लीट होने के बाद एक भौतिक रूप से एक सामान देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए आप जब इसे पे करेंगे तो उस पेमेंट के बदले आपको एक सामान मिलेगा, यानी ये कर क्या रहा है, तो ये वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप वस्तुओं के उत्पादन में और सेवाओं के उत्पादन में भिन्नता को समझ चुके हैं। अब चलिए उत्पादन के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे उत्पादन को समझ लेते हैं कि उत्पादन क्या है। तो दोस्तों यहाँ चलिए उत्पादन को जानते हैं कि उत्पादन क्या है, तो एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, ये तो मालूम हमें चल ही चुका है कि ये उत्पादन एक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत में आती है। इसमें होता क्या है, तो इसमें हम लोग सेवाओं और वस्तुओं के उपयोगिता मूल्य में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो उत्पादन की प्रक्रिया में वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता मूल्य में वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पे उपयोगिता मूल्य जो है इसे भी हम समझ लेते हैं कि आखिर उपयोगिता मूल्य क्या होती है। तो दोस्तों हम जब भी किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं वो किसी खास मकसद से कर रहे होते हैं, उस वस्तु में ऐसा कोई गुण छिपा होता है जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपको प्यास लगी है, और प्यास जब लगी है तो आप भोजन तो नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, पानी पिएंगे। क्यों, क्योंकि प्यास मिटाने की जो गुण होती है, जो क्षमता है, वो किसमें मिलेगी आपको, पानी में। तो इसलिए हम पानी का उपभोग करेंगे। ठीक है, पानी का प्रयोग करेंगे, ना कि भोजन का। तो इसी प्रकार हर वस्तु में किसी न किसी प्रकार की गुण छुपी होती है जो मानव की आवश्यकता को और इच्छा को संतुष्ट करती है। उसी गुण को हम लोग उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग
क्या करते हैं, उत्पादन में किसी वस्तु या सेवा के उपयोगिता मूल्य में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पे ध्यान। यहाँ पे बढ़ई द्वारा क्या किया जा रहा है, लकड़ी को काट करके टेबल कुर्सी बनाया जा रहा है। तो ये टेबल कुर्सी यहाँ पे जो उत्पादन कर रहा है, ठीक है, ये कर क्या रहा है, तो लकड़ी के उपयोगिता मूल्य को बढ़ावा दे रहा है। एक लकड़ी उसे एक ऐसा आकार देगा जिसमें हम बैठ पाएंगे या अन्य कार्य भी कर पाएंगे। ठीक है, दर्जी क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए कपड़े सिल रहा है। ठीक है, एक कपड़े की टुकड़ा है। ठीक है, कपड़े के टुकड़े को क्या करेगा, वो काट करके एक ऐसा रूप या ऐसा आकार देगा जिसे हम पहन पाएंगे। तो वो भी क्या कर रहा है, उसके उपयोगिता मूल्य में वृद्धि कर रहा है। उसी प्रकार एक कुम्हार क्या कर रहा है, तो मिट्टी के सामान बनाता है। ठीक है, वो मिट्टी को एक ऐसा आकार देता है। ठीक है, मिट्टी की उपयोगिता को बढ़ा देता है ऐसा आकार दे करके, जिसे हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। उत्पादन में होता क्या है, तो उपयोगिता मूल्य में वृद्धि होती है। किसकी उपयोगिता मूल्य में वृद्धि होती है, तो वस्तुओं की और सेवाओं की। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि उत्पादन को आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला देख। तो दोस्तों चलिए जानते हैं निवेश के बारे में। अब तक तो जान चुके हैं कि निवेश भी क्या है, एक आर्थिक क्रिया। तो निवेश, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। निवेश, तो निवेश क्या है, एक आर्थिक क्रिया है जिसका तात्पर्य क्या है, भविष्य में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादनों के लिए किए गए साधनों के व्यय से। इसका अर्थ ये है कि आप आय कमाने के लिए अगर वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन से पहले, उस उत्पादन के पीछे आपको कुछ साधनों में व्यय करना पड़ेगा। जैसे कपड़े सिलने के लिए सिलाई मशीन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आप कपड़ा तो बाद में सिएंगे, पहले क्या करना होगा, आपको सिलाई मशीन के पीछे आपको खर्च करना पड़ेगा। आपको मशीन लेनी होगी और भी इसके साथ और भी कुछ खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो सिलाई मशीन क्या है, वो आपका निवेश है। ठीक है, आप जो कपड़े सिएंगे उसके पीछे ये निवेश है। इसके अलावा क्या है, तो आप जब किसी वस्तु का उत्पादन के लिए कोई कारखाना बनाएंगे, तो कारखाना तो आप हवा पे नहीं बनाएंगे, इसके लिए भी आपको क्या आवश्यकता होगी, एक भूमि की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद कारखाना जब आपका बन जाए उसमें भी आपको उत्पादन के लिए कुछ कच्चे माल की आवश्यकता होगी, और मशीन जो होगी वो ऑटोमेटिक तो नहीं चलेगी। ठीक है, उसमें भी आपको मजदूर रखने पड़ेंगे। तो आप किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं उसके पीछे आपको क्या करना पड़ रहा, खर्च करना पड़ रहा। वही खर्च क्या है आपका, तो आपका निवेश है। उम्मीद करता हूँ कि इस निवेश को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, उत्पादन के लिए जो भी साधनों का हम खर्च करते हैं, जो भी साधन लगाते हैं, ठीक है, उत्पादन से पहले उत्पादन में, तो वही हमारा निवेश कहलाता है। तो दोस्तों अगला जो है आर्थिक क्रिया वो है विनिमय। विनिमय में क्या होता है, यह एक आर्थिक क्रिया जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। यह क्रय विक्रय मुख्यतः दो प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, हम जो भी वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है, हम करते क्या, मार्केट जाते हैं, मार्केट से कोई सामान लेते हैं और सामान के बदले कुछ भुगतान कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आदान प्रदान हुआ इसे ही हम विनिमय कहते हैं। ठीक है, यानी लेन देन को ही विनिमय कहा जाता है। तो दोस्तों ये विनिमय जो है ये दो प्रकार से होती है, एक वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, तो दूसरा मुद्रा विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, तो इस प्रणाली में वस्तुओं का क्रय विक्रय वस्तुओं के माध्यम से होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति बाजार से 1 किलोग्राम चावल खरीदता है और बदले में 1 किलोग्राम गेहूं चुकाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने एक सामान खरीदा और बदले में क्या चुका है, सामान के माध्यम से उसका भुगतान किया। तो यहाँ पे ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाई, यानी वस्तु का वस्तु के साथ विनिमय हुआ है। ठीक है, या फिर सेवा का सेवा के साथ विनिमय हुआ है। तो ये तो आपका क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली है। ठीक है, दूसरा है मुद्रा विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होती है, तो इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा द्वारा होता है। जैसे आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं या किसी से कोई काम कराते हैं और उसके बदले में कुछ रुपए का भुगतान करते हैं। ठीक है, रुपए क्या, ये भारत का आपका मुद्रा है, ये भारत का मुद्रा है। उसी प्रकार अमेरिका में डॉलर से भुगतान करता होगा। ठीक है, बांग्लादेश में टाका से भुगतान करता होगा। तो ये अलग अलग कंट्री अपना अलग अलग करेंसी चुकाते हैं, उसे ही हम लोग मुद्रा कहते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे जो इंडिया में हम लोग चुका भुगतान करते हैं वो रुपए के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग किसी सामान को मुद्रा के माध्यम से क्रय करते हैं, ठीक है, पैसे के माध्यम से, सिंपल में अगर समझे तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा विनिमय प्रणाली। यहाँ पे ये बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में अधिकांश विनिमय जो होती है वो मुद्रा के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है इसमें कई सारी कठिनाइयां होती है, इस कारण से ये प्रणाली बहुत ही कम हो चुकी है, लगभग ना के बराबर में होती है। अभी जो अधिकांश लेन देन होता है वो मुद्रा के माध्यम से होता है। विनिमय के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। इस प्रकार
कीमत निर्धारण को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम किसी सामान को खरीद रहे हैं, उसका एक कीमत तय किया जाता है, ठीक है, ये विनिमय के पहले ही किया जाता है। अगर किसी भी वस्तु का कोई कीमत ना हो तो हम उसे कैसे क्रय कर सकते हैं या कैसे विक्रय कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले, विनिमय से पहले क्या किया जाता है, कीमत का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे कीमत दो चीजों का निर्धारण होता है, ठीक है। कीमत जो होता है वो दो चीजों का निर्धारण होता है। एक तो वस्तु का कीमत निर्धारण होता है, ठीक है। वस्तु का कीमत निर्धारण आप समझ चुके होंगे, बाजार में आप जो भी वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, उसका कीमत निर्धारण से होता है। इसका अर्थ विभिन्न प्रतियोगिता वाले बाजार में वस्तुओं की कीमत निर्धारण से है। बाजार भी पढ़ेंगे आगे चल करके, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाजार भी क्या होती है, उसके प्रतियोगिता के अनुसार बाजार को वर्गीकृत किया जाता है। तो विभिन्न बाजार में आपको जो वस्तु की कीमत मिलेगी ना, विभिन्न प्रकार की मिलेगी, ठीक है, अलग अलग कीमत में मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, वो बाजार के प्रतियोगिता के अनुसार जो होता है कीमत, वस्तुओं का जो कीमत निर्धारण होता है उसे हम लोग वस्तु कीमत निर्धारण कहते हैं। दूसरा क्या है, साधन कीमत निर्धारण, ठीक है। हम लोग वस्तु का कीमत निर्धारण आखिर करते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि उत्पादन में जो भी साधन हम लोगों ने लगाया, सबसे पहले उसका कीमत निर्धारण करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों को वर्गीकृत किया जाता है और उनका कीमत निर्धारण किया जाता है। साधन कीमत निर्धारण में क्या होता है, तो पहले उत्पादन के विभिन्न साधनों को हम लोग बांटते हैं अलग अलग वर्ग में और फिर उसका कीमत निर्धारण करते हैं, ठीक है। और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वितरण की क्रिया भी कहते हैं। तो वितरण मतलब आप समझ जाइए कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को बांटना और उसका कीमत निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, वितरण की क्रिया कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ चीज और जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग साधनों का वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद उनको किए जाने वाले भुगतान के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साधन, कुछ साधन है उत्पादन के, भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमी है। यहाँ पे भूमि, हमें उत्पादन करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है, भूमि की होती है, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। और भूमि के लिए आपको क्या चुकाना पड़ता है, लगान, यानी किराया देते हैं। उस किराए को क्या कहा जाता है, लगान कहा जाता है, ठीक है। श्रम यानी जो भी मजदूर आप खटा रहे हैं, ठीक है, काम करवा रहे हैं, उन लोगों को क्या दिया जाता है, वेतन, मजदूरी दिया जाता है। अगर आप कहीं से पूंजी लिए हैं, अगर आप कहीं से ऋण लिए हैं, ठीक है, किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो उसके बदले में आपको उसे क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। उद्यमी कौन होता है, तो उद्यमी जो ये तीनों के जोखिम को जो क्या करता है, सहता है, ठीक है, उसे हम लोग उद्यमी कहते हैं, यानी उत्पादन करने वाला। इसे हम मालिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उद्यमी को क्या मिलता है, वो ये सब काम क्यों कर रहा है, भूमि में खर्चा क्यों कर रहा है, श्रम में खर्चा क्यों कर रहा है, पूंजी क्यों लगा रहा है, जाहिर सी बात है उसे क्या मिलेगी, लाभ मिलेगी, ठीक है। तो यह लाभ के लिए उद्यमी को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उपभोग। तो दोस्तों, उपभोग क्या है, ये भी एक आर्थिक क्रिया है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं व सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का उपभोग करता है। उपयोगिता मूल्य हम लोग जान चुके हैं कि हर वस्तु में किसी ना किसी प्रकार का गुण होता है और उसी गुण के कारण हम लोग उस वस्तु का प्रयोग करते हैं, वही उसका उपयोगिता मूल्य कहलाता है, ठीक है। तो यानी हम लोग अगर अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, उपभोग कहलाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कपड़े का उपभोग, इसे कपड़े की आवश्यकता थी, तन को ढकने की आवश्यकता थी, तो ये क्या कर रहा है, कपड़े पहन के रखा हुआ, कपड़ा पहना हुआ, तो ये क्या कर रहा है, कपड़ा का उपभोग कर रहा है। इसे कंप्यूटर की आवश्यकता थी, तो ये कंप्यूटर का उपभोग कर रही है, ठीक है। अगर इसमें ये इंटरनेट भी चला रही है तो इंटरनेट का उपभोग कर रही है, ठीक है। इसे भूख लगी है, भूख मिटाने के लिए क्या कर रही है, भोजन का उपभोग कर रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल का उपभोग किया जा रहा है, यानी किसी भी वस्तु का प्रयोग क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि उपभोग भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, तो आर्थिक क्रिया और उसके प्रकार के बारे में सीखा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स से संबंधित और भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसका भी एक वीडियो बना करके आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।